खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में मैं हूं आपके साथ राजश्री धवाइत। जी हां, इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार की जा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। दिल्ली में केंद्र और हरियाणा के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने अहम बैठक की। इसमें अरावली में बनने वाली विश्व की सबसे बड़ी जंगल सफारी और राखीगढ़ी के और विस्तार को लेकर चर्चा हुई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकारों से इन बैठकों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। पर्यावरण को संरक्षित करने और हरियाणा में टूरिज्म को बढ़ावा देने के मकसद से हरियाणा की मनोहर सरकार तेजी से काम कर रही है। इसी कड़ी में हरियाणा में जहां-जहां टूरिज्म की संभावना है या उन्हें टूरिस्ट प्लेस बनाया जा सकता है, वहां हरियाणा सरकार काम कर रही है। पंचकुला के मोरनी हिल्स की बात हो या फिर राखीगढ़ी को और ज्यादा डेवलप करने का मुद्दा हो, गुरुग्राम से मेवात तक अरावली के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने की बात हो, हर तरह से हरियाणा की सरकार ने यहाँ टूरिज्म को बढ़ावा देने का काम किया है। समय समय पर इन प्रोजेक्ट्स को लेकर खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल अधिकारियों के साथ बैठक करते रहते हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर दिल्ली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्र और हरियाणा के अधिकारियों के साथ बैठक की। 10,000 एकड़ में जंगल सफारी बनने जा रही है। इसके अलावा राखीगढ़ी में भी म्यूजियम बनाया जा रहा है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। आज दो विषयों लेकर के हमारी हरियाणा भवन में मीटिंग हुई है। इसमें एक विषय तो जैसा हमको मालूम है कि हमारी जो प्लानिंग है जंगल सफारी की चल रही है, जंगल सफारी के विषय में लेकर के केंद्र सरकार की ओर से भी जो MOEF के अधिकारी होते हैं उनके साथ और हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट और हमारा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनको सबको लेकर के कई जो पेंडिंग इशूज हैं उस पर चर्चा होती है। तो आज कई चीज़ों को जो प्रोसेस में थी उसको थोड़ा गति देने के लिए आज हमने ये बैठक रखी थी। 10,000 एकड़ पर ये जो है सफारी के लिए जगह चिन्हित की गई है और उसमें कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, खास करके कॉर्पोरेशन गुरुग्राम, कॉर्पोरेशन मानेसर और म्यूनसिपैलिटी सोनभद्र, उनको कहा गया कि 7 दिन के अंदर वो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करें। और आज उसका जो कंसल्टेंट्स जो हमने एंगेज किए हुए हैं उसमें से एक कंसल्टेंट ने अपनी सारी प्रेजेंटेशन भी दिखाई है कि किस किस प्रकार से क्या क्या वो डेवलप करेंगे, क्योंकि अभी PMC हमको तय करना है। पिछले 2 PMCs आए हुए उसमें से एक हमने आज प्रेजेंटेशन देखी है, एक और देखेंगे, फिर दोनों में से जो भी अच्छा लगेगा उसको फाइनल करेंगे। लेकिन जो बताया गया उस कंसल्टेंट ने बहुत अच्छा विस्तार से और बहुत अच्छी जो वर्ल्ड स्पीशीज जितनी भी जू की होती हैं वो सब उन्होंने बताई क्या क्या कैसे कैसे करेंगे। और जो इंडिजिनस हमारे जो अपने देश के भी इस प्रकार के जो जंगल में पाए जाने वाले जितने भी स्पेशीज हैं जानवरों की, उनका भी अलग से सेपरेट एक समय रहेगा। और ये एजुकेटिव भी होगा और ये एक प्रकार से मनोरंजन भी होगा। हर दृष्टि से एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा ये जंगल सफारी होगा। तो इस पर बहुत जल्दी काम शुरू करके, और हम समझते हैं कि जो 2 साल का मैक्स का टारगेट जो रखा है उसमें फेज़ 1 कम से कम कंप्लीट होगा, क्योंकि लंबा प्रोजेक्ट है। इसको 3 फेज़ में करके बनाया जा रहा है। फेज़ 1 इसका पूरा होगा, लोगों के लिए वो खोला जाएगा। इसी प्रकार जो दूसरा एक विषय तय किया गया है जो आज इसकी मीटिंग थी, वो है राखीगढ़ी म्यूजियम। जैसा हमको पता है कि राखीगढ़ी एक ऐसा स्थान है जो हमारी पुरानी सभ्यता एक्सकवेशन के माध्यम से जो भी हमको मिली है, उस स्थान को सुरक्षित रखना, उसको विकसित करना, लोगों के विजिटर्स के लिए उसको खोलना, ये काम भी ASI के साथ मिल करके हरियाणा सरकार कर रही है। उसके सबसे पहले तो डिज़ाइन वगैरह उसका जो ASI ने बना के दिया है वो लगभग फाइनल हो गया। बाद में PMC उसका और बनाया जाएगा।
विजिटर्स के लिए कैसे और आकर्षक बनाया जाए, इस पर भी कुछ विचार हुआ है। और उस पर भी टाइमलाइन हमने शुरू की है कि एक उस काम को करने के लिए PMC नियुक्त जो करना है उसका टेंडर हो जाएगा। 15 जुलाई तक टेंडर होगा और 15 अगस्त तक हम उसको फाइनल कर लेंगे। और सारा टाइमलाइन ये बनाया गया है कि उसका जो म्यूजियम है आने वाले दिसंबर तक वो कैसे हम चालू करा सकें। इस प्रकार से इन सारे विषयों पर डिटेलिंग जो सब हुई है, डिपार्टमेंट्स के लोग मिलकर के, इधर ASI, टूरिज्म डिपार्टमेंट और उधर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, केंद्र का जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, ये सब मिल करके इन कामों को आगे बढ़ाएं। इसके लिए आज दोनों मीटिंग संपन्न। चूँकि जो जू होती है, जंगल सफारी होती है, मैं से पिछले दिनों मैं शारजाह जाकर के देख करके आया था। वो 2000 एकड़ के अंदर बहुत बढ़िया सफारी थी। सामान्यतः इस प्रकार के जानवर अफ्रीकन कंट्रीज के वो ज़्यादा इसमें होते हैं। फिर भी वर्ल्ड वाइड हमारे यहाँ के जो इकोलॉजिकल जो एटमॉस्फेयर जो यहाँ सर्वाइव कर सके, ऐसे सब जानवर वहाँ पर रखे जाएंगे। और वहाँ की जो एक कंडीशंस है इकोलॉजिकल, उन सब का अध्ययन सब चल रहा है। अब किस किस देश के कितने कितने आएंगे, जो कंसल्टेंट है वो सारे हमारे उन चीज़ों को तैयार कर रहे हैं। ऐसे ऐसे कंसल्टेंट भी हैं जो आज दिखा करके गए। उन्होंने लगभग 1000 के आसपास म्यूजियम जो सारे वर्ल्ड वाइड है ऐसे सब देखे हुए हैं। सब उनके कंसेप्ट क्लियर है। लेकिन जैसे ये आगे हमारा और यानी जो कंसल्टेंट तय होगा वो उसकी डिटेल बताएंगे। फिर उसमें जो भी हमारा स्थान है उसके ऊपर पानी की व्यवस्था कैसे होगी, मौसम कैसा है, कौन कौन से वहाँ से यानी लाए जा सकते हैं। कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स पहले से आते हैं, जैसे सुल्तानपुर है, उसमें माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। वहाँ भी अगर कोई लेक वगैरह इस प्रकार की व्यवस्था बनेगी, पानी का स्टोरेज अगर होता है, तो माइग्रेटरी बर्ड्स का भी अपने में सारा विषय होगा। हर प्रकार के स्पीशीज होंगे, मैमल्स भी होंगे, उसमें जितने भी जानवर हैं, सब तरह के जानवरों को जो वर्ल्ड वाइड ऐसी स्पीशीज है विशेष, लोगों के आकर्षण का जो केंद्र बने, एजुकेटिव भी हो, रिसर्च भी हो, मनोरंजन भी हो, इन सब चीज़ों के लिए डिटेल्स धीरे धीरे टूरिस्ट बहुत आएगा। और अध्ययन के लिए जो होता है, इस प्रकार के लोग जो हैं रुचि रखने वाले, ऐसे जो भी सफारी पार्क होते हैं वो वर्ल्ड वाइड लोग जाते हैं, उनका अपना एक अध्ययन करने की रुचि होती है। और इस प्रकार की जो स्पीशीज हैं जो विलुप्त होती जा रही है, उनको बचाने के लिए भी एक इस प्रकार के केंद्रों का उनको सेफ सुरक्षित रखने के स्थान होते हैं। वरना बहुत ऐसी स्पीशीज हैं जो इतिहास में तो मिलती हैं, अब प्राय लुप्त होती जा रही हैं। तो ऐसे लुप्त होने वाली जो प्रजातियां हैं उनको इन जू के माध्यम से भी बचाया जा सकता है, उनको लोगों को दिखाया जा सकता है। ज्योग्राफिकल एरिया अगर हम देखें तो हरियाणा जैसा छोटा राज्य है, जो इस प्रकार के पुरातत्व से जुड़ी हुई चीजें हैं, संख्या में देखें तो हरियाणा में देश के सब राज्यों से ज्यादा हरियाणा का स्थान पाए जाते हैं। नंबर 2 पर अगर कहीं है तो गुजरात में है। कुछ एरिया जो ये सभ्यता जो पुरानी सरस्वती काल की ये जो सभ्यता है, इस सभ्यता के जो अवशेष हैं वो इन हरियाणा के क्षेत्रों में बहुत बड़े स्थानों पर है। जगह जगह टीले जो मिल रहे हैं, टीलों की खुदाई की जा रही है। उदाहरण के रूप में रोहतक का जो खोखरा कोट है, इसी प्रकार अग्रोहा का जो एक बड़ा टीला है, सिरसा में थेड़ है, ऐसे ही ये जो राखीगढ़ी है, या फतेहाबाद में स्थान है, फतेहाबाद का एक स्थान है कुनाल, वो है। तो ऐसे बहुत स्थान बड़े बड़े हैं जिनके ऊपर इन स्थानों का अध्ययन करने के बाद प्राचीन सभ्यता वो यहाँ सिंधु सभ्यता के जो अवशेष हैं वो सब मिल रहे हैं। हरियाणा में वातावरण में जो बातें हैं वो आपको पहले ही बताइए कि जनता ऐसा महसूस करती है कि जिस प्रकार की शासन की व्यवस्थाएं अब उन्होंने देखी हैं, पहले कभी 10 साल पहले उनको कल्पना भी नहीं की थी कि इस प्रकार की व्यवस्थाएं भी बनेंगी। आज जनता का हर व्यक्ति, चाहे वो गरीब है, अमीर है, मध्यम वर्गीय है, उद्योगपति है, विद्यार्थी है, या किसान है, या रिटायर्ड आदमी है, कोई भी है, सबको ये महसूस होता है कि हमारी आवश्यकता जो है सरकार को जानकारी होते ही उसकी डिलीवरी वो शुरू कर देते हैं। और डिलीवरी में अपने पास बुला करके हम नहीं देते, हम उनके घर पर जा करके देते हैं। प्रोएक्टिव गवर्नमेंट क्या होती है ये लोग जो है हमको ही बताते हैं। मैं जनसंवाद के कार्यक्रम में लगातार जा रहा हूँ, 5 जिले होके आया हूँ, अभी मेरे 15 तारीख के बाद और कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। तो इन जनसंवाद के कार्यक्रम में न केवल मैं जा रहा हूँ बल्कि हमारे मंत्री भी जाने लगे हैं। तो सब जगह जाने के बाद एक ही फीडबैक हमको मिल रहा है कि हमें इस सरकार से जो पारदर्शी ढंग से, बिना किसी भेदभाव के, और हर किसी व्यक्ति की जिसकी जो जरूरत होती है, जिसके अधिकार है, वो अधिकार उसको दिए जा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति कहे कि मेरे अधिकार मुझे नहीं मिल रहे, हम उसके लिए तैयार हैं, उसको वो अधिकार तुरंत मिलेंगे। कोई किसी का विषय छोड़ा नहीं जाता है। हम तो नौकरियों के विषय में भी
यानी वो तो लोग बांटते थे, बांटे रेवड़ियाँ अपने अपने को दे। वो मैं नहीं कहता कौन का होता है वो, लेकिन वो रेपड़ों को देते थे। लेकिन हमसे लोग जिसका अधिकार है वो लेके जाता है, हम देते नहीं है। उसकी योग्यता है, उसका एक अपना अधिकार है, वो लेके जाता है, उसको कहता है मेरा अधिकार ले जाओ। हम किसी के अधिकार को उस तक पहुंचाएंगे, दूसरे के अधिकार में हनन होने नहीं देंगे, यही हमारी विशेषता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुग्राम और नूह जिले में मिलाकर जंगल सफारी बनाएंगे, जो कि 10,000 एकड़ के दायरे में होगी। सीएम ने बताया कि 6,000 एकड़ जमीन गुरुग्राम और 4,000 एकड़ जमीन नूह में आएगी। ये सबसे बड़ी सफारी होगी। अभी तक 10,000 एकड़ जमीन की जंगल सफारी एशिया में नहीं है और जंगल में सभी पशुओं के लिए अलग अलग जोन होंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा की सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है। इस नजरिए से राखी कड़ी की भी महत्वता काफी हो जाती है, इसीलिए टूरिज्म के नजरिए से यहाँ और ज्यादा डेवलपमेंट चल रहे हैं। एक बार फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के अलग अलग वर्गों को राहत देने का काम किया है। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इन फैसलों की जानकारी खुद सीएम ने दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसलों को हरी झंडी दी गई। बैठक में 3 राज्य पुलिस पुरस्कारों और उनके मानक संचालन प्रक्रिया को मंजूरी दी गई। इसके तहत हर साल उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को मुख्यमंत्री वीरता पदक, गृह मंत्री उत्कृष्ट अन्वेषण पदक और पुलिस महानिदेशक उत्तम सेवा पदक से नवाजा जाएगा। साथ ही पदक विजेताओं को 6 महीने का सेवा विस्तार भी दिया जाएगा। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव के लिए बनाए गए नियमों 7 जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने और विधवा पेंशन के लाभार्थियों की सीमा 3 लाख तक करने की मंजूरी दी। पहले सालाना 2 लाख तक की आय वालों को ही विधवा पेंशन का लाभ दिया जाता था। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि पुलिस कर्मियों को 3 अलग अलग श्रेणी में पुरस्कृत किया जाएगा। इनमें अन्वेषण, वीरता और प्रशासनिक कर्तव्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पुलिस कर्मियों को नामित किया जाएगा। मुख्यमंत्री वीरता पदक और गृह मंत्री उत्कृष्ट अन्वेषण पदक के विजेताओं को क्रमशः 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री और गृह मंत्री द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र और स्कॉल मिलेगा। पदक विजेता ग्रुप बी व सी के पुलिस कर्मियों को सेवा में 6 महीने का विस्तार भी दिया जाएगा, बशर्ते सेवा में किसी अन्य विस्तार का लाभ वो ना ले रहे हों। पदक विजेताओं के नाम राज्य के राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। इसके अलावा पुलिस महानिदेशक उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वाले कर्मियों को डीजीपी का हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र और स्क्रॉल सहित पदक और 50,000 रुपए मिलेंगे। एसओपी में पात्रता मानदंड, चयन समिति, समय सीमा, पदक वापस लेने, पदक का विवरण आदि कई प्रावधान किए गए हैं। प्रत्येक श्रेणी में पदकों की संख्या अधिकतम 10 होगी, यानी अधिकतम 30 पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत किया जा सकेगा। भ्रष्टाचार और अन्य मामले में फंसने पर पदक वापस लेने की स्थिति में सेवा विस्तार का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन नगद पुरस्कार वापस नहीं लिया जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक में विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना के आय मानदंडों में बदलाव और 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु के लाभार्थियों को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में समायोजित करने का फैसला लिया गया है। नए संशोधनों के अनुसार 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद विधवा को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के तहत लाभ मिलेगा। वहीं पात्रता सालाना 2 लाख आय से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी गई है। अहेरिया, अहेरी, हेरी, हरी, थोरी, तुरी और राय सिख जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया गया, इसे मंजूरी मिल गई है। सीएम ने बताया कि इन जातियों को हरियाणा पिछड़ा वर्ग अधिनियम 2016 में बीसीए श्रेणी में भी सूचीबद्ध किया गया था। अब इन जातियों को हरियाणा पिछड़ा वर्ग अधिनियम 2016 की बीसीए श्रेणी की सूची से हटा दिया गया है। साथ ही जंगम जोगी जाति को भी उक्त अधिनियम से हटाया जा रहा है। दरअसल जोगी और जंगम अलग अलग जातियां हैं। जोगी जाति क्रम संख्या 31 पर यथावत रहेगी,
जबकि जंगम जाति क्रमांक 72 पर नए प्रविष्टि के माध्यम से जोड़ी जाएगी। बैठक में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नई योजना को मंजूरी दी गई। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के शुल्क के संग्रह और अन्य संबंधित सेवाओं के कार्य SHG को देने की मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत पानी के शुल्क की बिलिंग ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियां करेंगी। ये बिलिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर वाटर एवं सीवर पोर्टल पर ऑनलाइन बिल भेजने के लिए SHG की महिला सदस्यों को जोड़ेंगी। SHG की सदस्य राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के दिशा निर्देश के अनुसार पानी के बिल बांटेंगी और शुल्क वसूलेंगी। कुश्ती, जूडो व बॉक्सिंग खिलाड़ियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने फैसला लिया है कि ओलंपिक में खेले जाने वाले खेलों में अगर कोई खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतेगा तो उसे भी कैश अवार्ड और नौकरी दी जाएगी। इससे पहले खेल नीति में इवेंट शब्द को लेकर यह स्पष्ट नहीं था। अब हरियाणा सरकार ने भार वर्ग को खत्म कर दिया है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इन खिलाड़ियों की नौकरी का रास्ता भी साफ हो गया है। इसके अलावा भी बहुत अहम फैसले मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए, जिसके बारे में विस्तार से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जानकारी दी। पुलिस की ओर से प्रस्तुत किया गया कि 3 तरह के प्राइज, वैसे तो पहले से उसकी घोषणा की जा चुकी है, लेकिन विधिवत कैबिनेट में उसका फैसला किया है कि 3 तरह के जो प्राइज हैं, एक तो वीरता पदक और एक उत्कृष्ट अन्वेषण पदक, उत्तम सेवा पदक, और जिसको मुख्यमंत्री की ओर से वीरता पदक, गृह मंत्री की ओर से उत्कृष्ट अन्वेषण पदक और DGP साहब की ओर से उत्तम सेवा पदक। ये सब पदक 1 से 10 संख्या इनकी रहेगी। जितनी संख्या उस वर्ष में ऐसे जो लोग होंगे, जो कर्मचारी होंगे और अधिकारी भी होंगे, तो जिनको इस श्रेणी में एक कमेटी रिकमेंड करेगी, उनको सबको पदक दिए जाएंगे। वो 1 से लेकर 10 तक संख्या रहेगी और इनको सबको 6 महीने की उनकी सेवा का विस्तार भी दिया जाएगा, यानी सेवा की एक्सटेंशन भी उनको रिटायरमेंट के समय दी जाएगी। एक निर्णय ये हुआ है। दूसरा जो निर्णय है, सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति जो नई बनी है हरियाणा की, उनके चुनाव के नाते से आवश्यक था कि उनके जो रूल्स हैं वो बनाए जाए। तो आज जो रूल्स, उनके नियम हैं, उनको पास कर दिया है, उनको अधिनियमित किया गया है और उसके होने से अब उनकी जो वार्डबंदी है, हालांकि वो प्रोसेस में है, लेकिन वो फाइनल करने से पहले रूल चाहिए। तो वार्डबंदी फाइनल होगी, बाद में वोट्स बनेंगे, वोटर के बाद उनका इलेक्शन होगा। तो जो चुनाव उनका इलेक्शन कमिश्नर हैं जो तय हो गए हैं, वो इस काम को आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद हरियाणा उद्यम रोजगार नीति 2020 के तहत जो अधिसूचित माल ढुलाई सहायता योजना में हमने उनको 25 लाख रुपए तक की माल ढुलाई की सब्सिडी, ये भी खास करके जो निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट में सब्सिडी दी है उनको, फ्रेट सब्सिडी। तो 25 लाख रुपए तक की इसकी सीमा ये तय की गई है। जो आज के बाद जितने उनके कॉन्ट्रैक्ट होंगे उस पर ये उनको मिलेगा। पब्लिक हेल्थ जो डिपार्टमेंट है हमारा, अभी तक वो जो बिल इकट्ठे करते हैं, उन्होंने कोई अपनी एजेंसी तो ऐसी नहीं लगाई हुई। एजेंडा नंबर 9, अभी उन्होंने अपने बिल को इकट्ठा करने के लिए खास करके रूरल एरिया में, जैसे पानी का बिल है अथवा कोई कनेक्शन सीवरेज का बिल है, जो भी चार्जेस ग्रामीण क्षेत्र के अंदर उनके रहेंगे, उसको इकट्ठा करने के लिए जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एक प्रकार से काम उनसे लेकर के जो निश्चित उनकी राशि लेकर उनको दी जाएगी, 50 रुपये से लेकर 100 रुपये तक उनको हर बिल का ये उनको पैसा रिएम्बर्स किया जाएगा। तो ये काम उनको दिया गया है। हमारी जो पेंशन है, खास करके बहनें जो विधवा हो गई, विधवा पेंशन, इसमें 2 बदलाव किए हैं। ओल्ड एज पेंशन में पहले हो चुका है, लेकिन इसमें नहीं हुआ था। एक तो उनकी परिवार, उनकी अपनी इनकम, जैसे 2 लाख से 3 लाख हमने
वृद्धावस्था पेंशन में उसकी लिमिट की थी, ये पहले 2 लाख थी, वो 3 लाख तक भी उनको मिलेगी। ऐसे ही इनके लिए भी अब ये 2 लाख से बढ़ा करके 3 लाख कर दी गई है। और दूसरा एक निर्णय है कि पहले विधवा पेंशन जो मिलती थी उसको आखिर तक विधवा ही नाम कहते थे, विधवा पेंशन ही कहते थे। अब 60 साल की आयु तक तो उसका नाम विधवा पेंशन ही रहेगा। जैसे वो 60 से ऊपर हो जाएंगी ऑटोमेटिकली उनका नाम ओल्ड एज पेंशन में चला जाएगा। अब उनका पेंशन वही है, बाकी सब चीज़ें वही है, केवल नॉमेनक्लेचर में बदल हो जाएगा। संख्या में कुछ ओल्ड एज पेंशन की संख्या बढ़ जाएगी और जो विधवा पेंशन उसकी संख्या भी कम हो जाएगी। उनका ऑटोमेटिक ट्रांसफर होने का ये विषय है। माइक्रो और स्मॉल जो हमारे एंटरप्राइज है एमएसएमई में ये देखा गया है कि बहुत से इनके झगड़े आपस में विवाद जो होते हैं परस्पर लेन देन के, और उसमें विशेष तौर पर जो एमएसएमई के एंटरप्रेन्योर्स हैं वो कहीं ना कहीं दबे रहते हैं। उनके झगड़ों में उनको मिलता नहीं है, न्याय नहीं मिलता, बड़े लोगों के साथ उनको जूझना पड़ता है। उसके लिए काउंसिल बनाई गई है कि इन झगड़ों को स्पीडीली हल करने के लिए ये जो काउंसिल होगी, डिस्ट्रिक्ट फैसिलिटेशन काउंसिल, हर ज़िले में ये बनेगी और उससे उनको उसमें लाभ होगा। इसमें उनके वकील भी होंगे, एडीएस भी होंगे, एमएसएमई को जो सहायता करेंगे। तो उस काउंसिल का एक प्रकार से निर्णय किया है उस काउंसिल बनाने के लिए। पंचायती राज के अंतर्गत एक उनके नियमों में संशोधन किया है और उस संशोधन के हिसाब से हालांकि एक्ट में तो पहले भी लिखा हुआ है लेकिन नियमों में कहीं नहीं लिखा था, वो नियमों में डाल दिया है कि जो कोई काम पंचायती राज की सूची में होते हैं, 28 प्रकार के अलग प्रकार के काम होते हैं, उनको एक्ट के हिसाब से उनको अधिकार भी होते हैं, उनकी जिम्मेवारी भी होती है, पैसा भी सेंटर से भी आता है, स्टेट से हम भी देते हैं, कुछ अपनी इनकम होती है। लेकिन वो अभी तक ये था कि जो हमारे पास यहाँ काम आ जाते हैं, कोई भी नागरिक हमको पहुँचाता है तो हम उनको पहले भेज देते थे, उनकी डिस्क्रिप्शन है कि उस काम को करें या न करें। अब जो काम हमारे यहाँ से भी जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट से, वो उनको करने होंगे जो उनके दायरे में काम आते हैं। मानो कोई गली हमारे पास आ गई, कोई मुझे भी चलते पकड़ा देते हैं, ये गली बनवा दो, तो गली बनाने का काम राज्य सरकार का नहीं, वो पंचायत का काम है। तो हम उनको डायरेक्शन देंगे कि हाँ, इस काम को आपके गाँव की नागरिक की ही डिमांड है, इसको आप कराएं। तो नियम में एक छोटा परिवर्तन किया है, जिससे कई बार विधायक हमारे कह देते थे कि अब तो आपने पंचायतों को सारे पावर दे दिए, हमारी बात भी सुनेंगे नहीं सुनेंगे। अब उसमें से यह है कि चाहे विधायक की ओर से भी काम आएगा, एमपी की ओर से आएगा या नागरिक भी कोई देगा, तो किसी भी जगह से हमें मिलेगा तो हम पंचायत को भेजेंगे ताकि वो काम उसको बशर्ते के उसके पैसे भी जो है हम भेजते हैं, उस पैसे में से वो कराएंगे। कुछ जातियां हैं, नाम बोल रहा हूँ, 7 कास्ट हैं, अहेरिया, अहेरी, हेरी, हारी, तूरी, थोरी और राय सिख कम्युनिटीज़। ये सब केंद्रीय नोटिफिकेशन में इन सबको एससी में जोड़ दिया गया है, लेकिन हमारे यहाँ इसको चेंज नहीं किया। पहले ये बीसीए में थी, तो यहाँ बीसीए में भी चल रही थी और एससी में भी चल रही थी, और वो जो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, इनको एससी के बजाय अभी भी हम बीसीए का सर्टिफिकेट देते थे। तो जब ये बात ध्यान में आई तो अब उन 7 जातियों को एससी में है तो एससी का ही सर्टिफिकेट जाएगा, बीसीए का अब नहीं जाएगा, जो कि उनकी डिमांड थी कि हमको जब हम एससी में आ गए तो बीसीए का सर्टिफिकेट क्यों मिलता है। तो हमने उसको बीसीए से निकाल दिया, अब एससी में ही रहेंगे। और ये 7 जातियाँ, हाँ, अहेरिया, अहेरी, हेरी, हारी, तूरी, थोरी और राय सिख। और इसी तरह जो बैकवर्ड क्लासेस ए की जो लिस्ट है उसमें एक जाति लिखी है जोगी और एक लिखी है जंगम जोगी। अब वो किसी ने लिखी होगी भी जंगम जोगी, वो जोगी ही होते हैं जंगम जोगी, लेकिन उनका कहना है कि जंगम अलग होते हैं, जोगी अलग होते हैं। तो जोगी लिखा हो तो लिखा ही है, तो जहाँ जंगम जोगी लिखा उसको केवल जंगम कर दिया है। हाँ, अब जोगी अलग है, जंगम अलग है। अगर मानो एक भी मानते हैं तो भी इनको सर्टिफिकेट अपना अपना ही मिलेगा, जंगम का जंगम का। बीसीए भी देंगे। हाँ, वो बीसीए दोनों में, हाँ, बीसीए में है जंगम भी और जोगी भी। जंगम जोगी इकट्ठा नहीं मिलेगा। तो ये दोनों को एंट्री में थोड़ा परिवर्तन किया है, ये उसके अंदर विषय आया है।
कुल मिला के मोटे तौर पर ये विषय हैं। एक और विषय है जो और 1-2 दिन बाद उसका निर्णय किया जाएगा। आज विषय तो आया था लेकिन उसमें कोई छोटी एक टेक्निकल कमी थी, उसको ठीक करके सर्कुलेशन से करेंगे। वो है कासड़ गांव का जो एक धरना चल रहा है, उनकी वो ज़मीन पुराने समय पर पहले एक्वायर की गई थी, तो उस एक्विजिशन में सुप्रीम कोर्ट में चला गया केस और सुप्रीम कोर्ट में वही लोग गए थे। हालांकि निर्णय उनके हक में तो नहीं आया, फिर भी हमने एक नई स्कीम बना करके उनको कंपनसेट करने के लिए एक स्कीम बनाई है और वो जैसे ही हम करा लेंगे, जो टेक्निकल खामी है उसको पूरा करके आप लोगों को उसको बता दिया जाए। कुछ जगह से ये विषय शिकायत आने लग गई थी। पहले तो क्या है कि सरपंचों के काम यानी सरपंचों के होना एमएलए के आते ही सारे होते थे, यहीं से होते थे। हम काम के हिसाब से ही पैसे भेजते थे कि ये 10 काम है, इसका ये पैसा सैंक्शन किया, कभी 10 लाख भेज दिया, कभी 5 भेज दिया, कभी 15 भेज दिया। अब हमने नियम ये बनाया कि उनका अगर 1.5 करोड़ है तो 1.5 करोड़ इकट्ठा भेज देंगे। अब जब उनका इकट्ठा पैसा आ गया तो एमएलए कहते हैं अब हमारी बात ही नहीं सुनते हैं कि पैसा तो उनके पास पहुंच गया। हमने उनको स्वतंत्रता भी दी है, साथ में उनकी जिम्मेवारी के हिसाब से उनको बताया भी जिम्मेवारी आपकी है, हमारी नहीं है ये। कुल मिलाकर समय समय पर हरियाणा सरकार की ओर से कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया जाता है, जिसमें जनहित में फैसले लिए जाते हैं। क्षेत्र के हिसाब से और जनता की मांग के अनुसार कैबिनेट की बैठक में उन्हें राहत देने का काम हरियाणा की सरकार की तरफ से किया जाता है। मंत्रिमंडल की इस बैठक में कैबिनेट के तमाम मंत्री मौजूद रहे। चलिए, इसी के साथ ही हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार।